मैं सबसे पहले तो चूँकि रेडियो पे तो मैंने बहुत सारे लोगों का मनोरंजन किया है और लोग पसंद भी करते रहे, लेकिन मैं इससे पहले जो मेरी बहुत प्रिय आवाज़ रही उनको हमेशा सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनके साथ मॉरिशस में भी था, जहाँ पर विश्व जो हिंदी समारोह था उसमें हम शामिल हुए। विनय भाई की मैं बात कर रहा हूँ। इनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा। बशीर बद्र साहब का शेर है कि खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। और विनय भाई की उनका जो अंदाज़ है, उनकी जो आवाज़ है, शब्दों का चयन, भाषा का जो प्रवाह है, मुझे लगता है कि आप उनको अगर आधा घंटा पौन घंटा सुन लें तो आधे तो ब्रॉडकास्टर आप बन ही जाएंगे, आधे वक्ता आप बन जाएंगे। ये बात सही है कि अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो आपको अच्छा सुनना चाहिए। जैसे अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो खूब पढ़िए, अच्छा पढ़िए। तो मैं बहुत सारे जो यहाँ स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कल को अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग आवाज़ की दुनिया में जानना चाहेंगे। आवाज़ की दुनिया से जुड़े हुए जो काम हैं, पहले तो मैं उनके बारे में आपको बता दूं। जैसे कि आप तो खैर वैसे जानते भी होंगे, लेकिन रेडियो में जैसे आप एंकर बन सकते हैं। आजकल उनको कई लोग डीजे कहते हैं, मैं उसमें बहुत ज़्यादा उसमें बिलीव नहीं करता। अनाउंसर हैं, कॉम्पियर हैं, टेलीविज़न में आप एंकरिंग कर सकते हैं, न्यूज़ एंकर हैं, प्रेजेंटर हैं। इसके साथ साथ आप मंच संचालन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं उनमें अपनी वॉइस दे सकते हैं। बहुत सारे जो वृत्त चित्र बनते हैं। आजकल चूँकि डिजिटल एज का दौर है तो बहुत सारे जो लोग हैं अपना खुद का पॉडकास्ट करते हैं। उनके लिए भी आवाज़ का जो माध्यम है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है किताबें पढ़ने का, ऑडियो बुक्स का। मतलब आप एक डिजिटल लाइब्रेरी तैयार कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग जॉनर की जो किताबें हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। कहते हैं कि लोगों के पास पढ़ने का समय नहीं है और सुनने का समय ज़्यादा है। अपना काम करते रहिए, किताबें सुनिए। और मैं हालांकि किताबें ज़रूर पढ़ता हूँ, ऑडियो बुक्स, लेकिन मैं किताब को हाथ में लेकर पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। मुझे लगता है कि आप किताब की रूह से जुड़ते हैं। अखबार भी हाथ में पढ़ कर के जो आपको थामने में जो मज़ा है। तो मैं कुछ जो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं कि साहब हम आपको आरजे बना देंगे, आपको डीजे बना देंगे, आपको अनाउंसर बना देंगे। लेकिन क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि एकदम से आपने छड़ी घुमाई और कोई बन गया। क्योंकि जब तक आपके पास में भाषा के बहुत अच्छे संस्कार नहीं होंगे, बोलने के संस्कार नहीं होंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है। इसको साधना है। एक किसी के पास बहुत अच्छी आवाज़ होती है लेकिन वो ऐसे गायक नहीं बन जाता, उसको साधना पड़ता है। तो अमूमन आम जिंदगी में हम जब बोलते हैं तो व्याकरण के अनुशासन को भंग करते हैं, अटकते हैं, बार बार गलत बोलते हैं, उच्चारण गलत होते हैं हमारे। लेकिन जब आप एक प्रोफेशन के रूप में उसको अपनाते हैं और आपको एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, एक वॉइस एक्टर बनना है, तो आपको उसको साधना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ मेरे से 100 गुना अच्छी होगी, बड़ी खूबसूरत होगी, और कई बार मन में आता है कि इनको हम बताएं कि ये अपनी आवाज़ का ऐसे इस्तेमाल करें, लेकिन जब वो बोलते हैं तो पता चल जाता है ना उसमें ढंग के पंक्चुएशन मार्क हैं, कैसे बोलना है, कहाँ स्ट्रेस देना है। इसीलिए कई बार बहुत सारी अच्छी आवाज़ें होती हैं लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती। और कई बार क्या होता है, हम तो अपने घर में भी देखते हैं। हमारे यहाँ अभी विनय भाई बात कर रहे थे वाचिक परंपरा की। रेडियो की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे यहाँ की श्रुति परंपरा का आधुनिक रूप है, वाचिक परंपरा का। और रेडियो चूंकि बहुत ही ब्लाइंड किस्म का माध्यम है, तो रेडियो में क्या है,
टेलीविज़न पे दिख रहा है, सिनेमा में दिख रहा है आपके सामने, लेकिन रेडियो में कुछ दिखता नहीं। आप कई लोग क्या हैं, हमारे बारे में भी तरह तरह की तस्वीरें बना लेते हैं, और जब वो मिलते हैं तो कहते हैं अच्छा तो आप हैं, आप तो वैसे नहीं लग रहे हैं जैसे हमने सोचा था। तो ऐसा भी कई बार होता है, लेकिन क्या करें। तो वो एक आवाज़ को लेकर एक पर्सनैलिटी बनाते हैं, और आवाज़ की पर्सनैलिटी बनती है, वो उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और हर एक का अपना चूँकि अंदाज़े बयां होता है, हर एक अपने ढंग से। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ जो हम लोगों ने हासिल की, हमारे घर में हमारे पुराने बुज़ुर्ग जो बहुत अच्छे किस्सा गो हुआ करते थे, उनसे कहानियाँ सुनते थे हम। कहानियाँ सुनाने का एक स्टाइल उनके पास रहा, थपकियाँ दे करके सुला दिया करते थे, बच्चे रोते हुए बच्चे चुप हो जाते थे। नानी दादी के पास में कोई ऐसे नहीं कि वो बहुत भारी भरकम शब्दों में आपको कहानियाँ सुनाते थे, लेकिन उनकी कहानी का सुनाने का अंदाज़ ऐसा होता था कि बात जो है वो दिल में बस जाती थी। तो मेरा भी मानना है कि आवाज़ के ज़रिए आप, किसी को मैंने कहा कि ऐसा हो कि आप कानों से ओक भर भर के आवाज़ पिएं और वो आपकी रूह में उतर जाए, ऐसी आवाज़। और हम उन आवाज़ों को पीते रहें। रफ़ी साहब की आवाज़, लता जी की आवाज़, बहुत सारे लोग जो प्रवचन देते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता जो हैं उनकी आवाज़। तो अभी शब्द ब्रह्म की बात हो रही थी। शब्द छपा हुआ शब्द निर्जीव है, लेकिन जैसे ही आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अपनी वाणी की, उसमें नई ऊर्जा भर जाती है। हम एक दवा के कैप्सूल की बात करते हैं ना, ये 20 mg का, वो 10 mg का। ऐसे आप सोचिए ना कि आपके शब्द बम का भी काम करते हैं, मरहम का भी काम करते हैं। आप एक शब्द बोलते हैं, किसी को गुस्सा आ जाता है बहुत बुरी तरह से, वो आपसे लड़ने पर उतारू हो जाता है। एक बात बोलते हैं आप तो इतना वो उसको गुदगुदा जाती है कि वो खिलखिलाने लगता है, हंसने लगता है। यही तो शब्दों की ऊर्जा है। एक शब्द आपका किसी को उदास कर देता है, एक शब्द ऐसा है कि उसके भीतर जो है देशभक्ति का संचार कर देता है। ऐसे शब्द कि उनको सुनते ही आप रोमांचित हो जाते हैं। यही शब्दों की, जिन्हें हम शब्द ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो मानते हैं कि शब्द ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उससे फिर अग्नि, उससे फिर जल और उससे फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो सोचिए कि जो शब्द ब्रह्म है उसमें हम जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो जीवंत हो जाता है, और जब पूरी दुनिया उसको सुनती है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो रेडियो में हमको अपनी आवाज़ के ज़रिए, साउंड इफ़ेक्ट्स के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, ये तीन चीज़ें यही एक कुल मिलाकर के एक प्रभाव उसमें उत्पन्न करती थी। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो रेडियो से जुड़े रहे, आज फिल्म एक्टर हैं, उन्होंने कभी रेडियो से वॉइस एक्टर के रूप में अपनी शुरुआत की। तो जो लोग पुराने लोग हैं उनके लिए तो शायद उस ज़माने में रेडियो से बढ़कर कोई चीज़ नहीं थी। उसी से वो नाटक सुनते थे, वार्ताएं सुनते थे, इंटरव्यूज़ हैं, संगीत हम सुन रहे हैं। अब मैं वो साथी जो ख़ास तौर से आवाज़ की दुनिया में जाना चाहते हैं, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो 50,000 रुपये लेते हैं, 1 लाख रुपये लेते हैं, कहते हैं साहब हम आपको ये बना देंगे। एक तो किसी को ठोक पीट करके आप बना नहीं सकते जब तक उसके अंदर में वो रुचि नहीं होगी। तो चूँकि पॉडकास्ट का ज़माना है, डिजिटल एज में आप रह रहे हैं, हर दूसरा व्यक्ति जो है अपना एक चैनल खोल के बैठा है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक तो आवाज़ पे काम करना। मुझे इस पर एक और उदाहरण भी याद आता है कि हमारे एक पुराने साथी रिकॉर्डिस्ट थे, अब नहीं रहे, तो मुझे उन्होंने एक किस्सा सुनाया। और अपने ज़माने के एक बहुत बड़े नामी वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, प्रताप शर्मा। विज्ञापनों में उनकी बड़ी आवाज़ आया करती थी। तो उन्होंने कहा कि कमल वो 30 सेकंड का विज्ञापन होगा। तो उन्होंने इस तरह से उसको कहा, मज़े लेते हुए। तो रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने कहा कि मैं चॉकलेट ख़रीदने के लिए मजबूर हो गया, मुझे इतना टेम्पटेशन हुआ उन्होंने जिस तरह से उसको कहा। तो यही तो चीज़ है कि आप एक 30 सेकंड का विज्ञापन देखते हैं, वो आपको इतना कन्विंस कर देता है अपनी आवाज़ से कि आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदने चले जाते हैं। ये इतना उसकी मतलब वो आपके अंदर में इतनी विश्वसनीयता उस प्रोडक्ट के प्रति पैदा कर देता है। तो ये चीज़
आप भी अपनी आवाज़ में ये जादू पैदा कर सकते हैं। ये एक जो पॉडकास्टर है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, उसको ये मालूम होना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि वो लोग बोलते हैं कि वो कार पर सवार था और वो साइकिल में सवार था। साइकिल में सवार था, आप सोचिए, गलत है। साइकिल पर सवार था और कार में सवार था, कार पर सवार नहीं था। वो क्या उसकी छत पे बैठ के थोड़ी यात्रा कर रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो हैं बहुत सारे लोग करते हैं, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन आप जब कोई टेक्स्ट आपके पास में आता है तो आप उसको गौर से पढ़िए। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं कि जिन पर अमल करके आप बहुत अच्छे वॉइस एक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। पहली तो जैसे हमने आवाज़ की बात की, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, उच्चारण बहुत साफ होना चाहिए आपका, और शब्द जो हैं उनकी अपनी एक लंबाई होती है, गहराई होती है। आप जब उसको वैसा समझ के बोलते हैं तो उसमें अपने आप वो उसका असर पैदा होता है और वो आपके दिल पर वो चीज़, उसका असर वो आपके दिल पर भी डालेगी। अब हमारे यहाँ रसों की बात होती है, 9 रसों की बात होती है। जाहिर सी बात है कि आप रौद्र रस की बात करुण रस में नहीं कर सकते, करुण रस की बात वीर रस में नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले जो टेक्स्ट आपके सामने आता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें किस चीज़ की मुझसे अपेक्षा की जा रही है, इसका मूड कैसा है। आप देखिए, इसके साथ साथ हम बोलते हैं उसकी वॉइस में प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है। आप देखिए, किसी ज़माने में, अब तो सिनेमा भी डिजिटल हो गया, एक ज़माने में एक स्लाइड आता था, नेगेटिव था, नेगेटिव के पीछे से लाइट पड़ती थी, लाइट वो जाकर के प्रोजेक्ट करती थी। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी स्क्रिप्ट है वो नेगेटिव है और आपकी जो आवाज़ है वो लाइट है, उसके पीछे से पड़ रही है। तो जैसा वैसे ही वो प्रोजेक्ट होगी, फिर उसका जो टेक्स्ट है, उसका जो भाव है, वो वैसे ही प्रोजेक्ट होगा और सुनाई देगा। फिर हम थ्रो की बात करते हैं, थ्रो बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, पंक्चुएशन। हम लोग रेडियो के लोग हैं तो रेडियो में हम अक्सर एक, हालांकि उदाहरण बड़ा घिसा पिटा है लेकिन है बड़ा ज़बरदस्त। आप सोचिए कि एक पंक्चुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक वाक्य है, उसे रोको मत जाने दो। अब आपने उसे रोको के आगे कॉमा लगा दिया, उसे रोको मत जाने दो। अब आपने कॉमा बदल दिया, उसे रोको मत, मत के बाद कॉमा लगा दिया, जाने दो। अर्थ बदल गया। आप देखिए, एक आपके कॉमा से। तो ऐसे ही एक और चीज़ हम बताते हैं कि जैसे वहाँ कल रात वहाँ बहुत बारिश हुई, तो हम अपने जो नए नए जो एंकर्स आते हैं उनको बोलते हैं कि चलिए इसको पढ़ के बताइए, इसमें अलग अलग जगह स्ट्रेस डालिए, ताकि उनको ये समझ में आए कि सही जगह पर कहाँ शब्द को उभारना है, कहाँ उस पर दबाव डालना है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस से कोई भी जो है बहुत अच्छा एंकर बन सकता है। उसको अपनी वॉइस को कैसे थ्रो करना है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो वहाँ पर श और स का बड़ा बहुत उसकी गड़बड़ियाँ हैं। वो साम बोलेंगे, शक्कर बोलेंगे, बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो फिर वैसा असर नहीं होता। और कई बार हाथी, चावल, हाथ, वो ऐसे बोलते हैं तो बड़ा वो अटपटा सा लगता है कि, और वो कहते हैं कि साहब आते हैं, सर मैं एंकर बनना चाहता हूँ सर, लेकिन पहले वो तो अब उनको हम हतोत्साहित तो नहीं करते, लेकिन उनको समझाते हैं कि भाई आप ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इन पर ज़रा गौर कीजिए तो आपको समझ में आएगा। रेडियो में मैं एक प्रोग्राम, जैसा कि सर ने कहा, हेलो फरमाइश करता था, बड़ा मज़ा आता था। हम एक टोन की भी बात करते हैं। कई लोग क्या हैं, हिंदी बोलते हैं लेकिन उन पर स्थानीयता का बड़ा असर आता है उसमें। आप देखिए कि पंजाबी है तो वो बात करेगा, जी मैं आपसे कह रहा था जी हमको जो है ना एक गजब की बात पता चली है जी। वो आप देखिए बांग्ला टोन आ जाएगी। वो अगर साउथ के बोलेंगे तो वो उनका अपना एक अंदाज़ रहेगा। तो मैं जब वो हेलो फरमाइश करता था, थोड़ी सी फिरकियाँ भी लेता था, पूरे हिंदुस्तान से लोग फ़ोन करते थे। तो मुझे याद है, अच्छा उन दिनों वो ये पीसीओ से लोग फ़ोन करते थे और इनकमिंग के भी ना पैसे लगते थे और आउटगोइंग के तो लगते ही थे। तो लोग जब बात करते थे मुझसे तो वो ना उनका ध्यान वो मीटर पे रहता था जो लगा होता था
कि उसमें वो मीटर पे दिखता था अब पैसे बढ़ रहे हैं। अच्छा, वो हमारी आदत थी कि ये कुछ बात करें, थोड़ा प्रोग्राम में रंग भी आए ज़रा। तो मुझको याद है बरेली से शायद फ़ोन आया था और जून का महीना था। तो अभी मैं इसकी फ्लेवर की बात कर रहा हूँ। हमारा देश इतना खूबसूरत है, जगह जगह से लोग बोलते हैं, तो वो उसका पूरा फ्लेवर उनकी ज़बान में आता है। हिंदी बेशक बोलें, तो वो मैंने कहा हेलो फरमाश, बरेली से बोल रहे हम। तो मैंने कहा अच्छा जी, नाम बताए। बशीर खां बोल रहे हम। तो मैंने कहा बशीर खान साहब बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा स्वागत है प्रोग्राम में। अरे वो साहब तो ठीक है, गाना सुनवा दीजिए आप हमको, मोहम्मद रफ़ी का गाना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि चलिए गाना हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन अरे आप बात तो कुछ करिए और अपने बारे में बताइए। बताना क्या, अरे सब ठीक है, आप गाना सुनवा दीजिए। तो वो थोड़े से इरिटेट होने लग गए, क्योंकि नज़र शायद मीटर पे थी और जून का महीना था, गर्मी पड़ रही थी। तो मैंने आखिर में फिर से पूछा, अरे हाल चाल तो बताइए ज़रा। अरे हाल क्या है, ऊपर सूरज तप रहा, नीचे मीटर चल दिया है। तो ऐसा है कि जो लहजा है वो कई बार आपको, हर जगह की अपनी खूबसूरती है। अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग हैं जो वो यहाँ ऐसे नहीं बोला जाता है, यहाँ बोलते हैं मैंने ऐसी बात की थी, मैंने वैसी बात की थी, है ना। अब आप मुकेश जी को सुनिए, उनके कई बार उनके गानों में वो बोलते हैं दोनों की जगह वो दोनों बोलते हैं, दोनों। तो जो बारीकी से सुनेगा वो पकड़ता है उस चीज़ को। तो लहजा जो है उसके बारे में फिर से बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि लहजा की सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है तेरी आवाज़ को चूम लूँ। तो विनय भाई की आवाज़ ऐसी ही है, उसको चूमने का मन करता है आपकी आवाज़ को, है ना। तो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, जो सिर्फ आवाज़ ही नहीं, आपके पास एक अंदाज़ भी होना चाहिए ना। आप देखिए, तैयारी पढ़ेंगे तो आप अपने देश को जानेंगे, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसके बारे में पूछ पाएंगे। मुझको और याद है कि मैंने एक पान वाले आते थे, दर्जी फ़ोन कर रहे हैं, सब अलग अलग प्रोफेशन के लोग। अब सर ने संवाद की बात की। भाई दिल से दिल की बात तो होनी चाहिए, है ना। अगर आप कह रहे हैं हाँ बताइए, एक तरीका ये होता है कि आपने खाना बनाया, आपके घर में मेहमान आए और आप आए और आपने पटक दिया, खाना तो खाइए नहीं तो भाड़ में जाइए। और एक ये होता है इसरार कि हुजूर ये तो चखा नहीं आपने, अरे ये तो खा के देखिए, अरे कितनी मेहनत से बनाया, अरे क्या बात है, ये देखिए। तो ये इसरार, अगर आप टेलीविज़न में हैं, रेडियो में, ये इसरार की इसकी ज़रूरत है आपको। आप अब तो न्यूज़ भी, जैसे वो बस स्टैंड पे सुरमा बेचने वाले होते हैं, चिल्ला चिल्ला के अपना सामान बेच रहे हैं, वैसा नहीं। हर जगह चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह बहुत लाउड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे विज्ञापन उनमें बहुत बनावटी हंसी है, बनावटी वो हंस रहे हैं, समझ में नहीं आता। अच्छा, हमारा भी पाला ऐसे बहुत सारे लोगों से पढ़ा, सर यू नो सर सम एनर्जी सर। अरे क्या एनर्जी इसमें, ये इसका टेक्स्ट अलग है, ये इसका मूड अलग है। उनको मूड के बारे में नहीं मालूम है कि किस मूड का। एक हमारे यहाँ बोलते हैं मौका और दस्तूर, ये भी मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, किन से मुखातिब हैं, हमें क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। अगर ये तमीज़ भी हमको आ गई तो हम कहीं पर भी रहें, चाहे हम मंच का संचालन करें, हम टेलीविज़न पर प्रोग्राम करें, रेडियो पर प्रोग्राम करें, उसका बहुत असर पड़ेगा। एक और प्रोग्राम मुझे जो बहुत मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई उसमें, वो था हेलो कारगिल। कारगिल का युद्ध जब तक चला, हालांकि जब लोग विजय दिवस की बात करते हैं, हमारे उस कार्यक्रम का कहीं कोई जिक्र नहीं करता। सरकार ने मोबाइल ट्रांसमीटर लगाए थे उसके लिए, फौजियों के लिए, और मैं उस प्रोग्राम को, रोज़ 1 घंटे का प्रोग्राम हमारा उस समय, वो बॉम्बे स्टेशन से उसको कैप्सूल को फीड करते थे। उसमें फ़ौजी जवानों से बात होती थी, उनके घर वालों से, उनके ऑफिसर्स से बात होती थी, और वो एक पूरा प्रोग्राम ऐसा था कि हम चार्ज कर देते थे अपने फ़ौजियों को। जहाँ तक देशभक्ति की बात है, हम उनको क्या देशभक्ति सिखाएंगे, उनका सबसे बड़ा बलिदान, बल्कि हमें उनसे देशभक्ति सीखने की ज़रूरत है। और वो हमारे देश के सच्चे हीरो, सच्चे नायक वो हैं, और उनके लिए प्रोग्राम करते हुए मुझे लगा कि मेरी नौकरी सच में मैंने कुछ सार्थक किया है। तो वो कहते थे मुझे,
जयपुर के एक मिलिट्री हॉस्पिटल से फ़ोन आया, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पाँव कटा हुआ है, किसी को 2 गोलियां, किसी को 6 गोलियां, और जज्बा वही है, बहुत उत्साह में भरे हुए हैं। और मैंने कहा कि आप बताइए अब क्या करेंगे? सर आपसे बात होगी, फिर से लड़ने जाएंगे? और मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसके बाद में एक प्रोग्राम उसी की कड़ी में आगे हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम था जयमाला संदेश, जिसमें मैं चिट्ठियाँ पढ़ता था। परिवार के बच्चे भेज रहे हैं, माँ भेज रही, माँ ने बेटे के नाम चिट्ठी लिखी। अब उस चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते गला रुंध जाता था, मुझे फेडर ऑफ करना पड़ता था। ऐसी चिट्ठियाँ, मार्मिक चिट्ठियाँ, बच्चे अपने पिता के लिए चिट्ठी लिखने की, पापा खिलौने नहीं चाहिए। मतलब वही चीज़ मुझे याद आती, मैंने वो चिट्ठियाँ मुझे याद आ गई। तो अगर आपके इमोशन सच्चे हैं, आप सच्चे, मतलब आपकी आवाज़ में वो सच्चाई है, तो आप उनसे जुड़ेंगे और आप कमाल कर देंगे। मुझे याद है कि एक और घटना, मेरे एक मित्र हैं अशोक सोनावड़े में, वो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे और किसी महिला ने कहा कि मुझे कमल जी से बात करवाइए। तो मैं गया, स्टूडियो में गया, तो उस लेडी ने कहा कि कमल जी, मैं आपका प्रोग्राम सुनती थी, त्रिवेणी एक कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ, वो मोटिवेशनल प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा कि कमल जी, मैं आत्महत्या करने जा रही थी और आपका प्रोग्राम आ रहा था एयर पे, और उसमें आपने जीवन के संघर्ष की उसकी बात की। तो मैंने, आज मेरे 2 बेटे हैं, मैं उसी समय मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या नहीं करूँगी, मैं जीवन से संघर्ष करूँगी। मुझे लगता है कि आप बताइए कि इससे बड़ा अवार्ड हमारे लिए क्या होगा। और ऐसे कई लोग हैं, किसान, श्रमिक मिलने आते थे। अच्छा, जब आप एक प्रस्तुता होते हैं तो आपके लिए क्या जज, क्या कलेक्टर, क्या आपका वो, सब आपके लिए बराबर होते हैं। तो मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी की, बहुत सारी जो ऑडियो बुक्स हम लोग करते हैं, कई बार हमारी भी बहस होती है, कई बार उनको समझ में नहीं आता तो उनको हम कन्विंस करते हैं कि नहीं साहब, आप ये 2 चीज़ यहाँ पर आपने डाली, ये गलत है। और ये आपको इसका सेंस तब आएगा जब आप खूब पढ़ेंगे। किसी राइटर का नाम गलत है, आपने पढ़ा होगा, तो आप वहाँ पर फ़ौरन बता सकते हैं उनको, नहीं साहब ये लाइन गलत है, इस राइटर का नाम आपने गलत डाला यहाँ पर, या ये संदर्भ गलत है। इतिहास के बारे में अगर आपने पढ़ा है, एक ब्रॉडकास्टर को तो क्या ना, जैक ऑफ ऑल होना पड़ता है। अचानक हम बैठे हैं आगे, साहब की एक डॉक्टर हैं, टाइम नहीं है आपको, अभी उनको दिल के डॉक्टर हैं, उनसे दिल पे बात करनी है आपको। अचानक कोई साइंटिस्ट आ गए, ये इसरो से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको इनसे इंटरव्यू करना। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनको लगता है कि मुझे टाइम थोड़ा सा मिला होता, कई बार हमको इसका रिसर्च करने का, सवालों को तैयार करने का भी टाइम नहीं होता। लेकिन कई बार एक अच्छा इंटरव्यू करने वाला क्या होता है, जो सामने वाला बता रहा है उसमें अगला सवाल छिपा होता है, उससे आप अगला सवाल करके उस इंटरव्यू को और बड़ा खूबसूरत, रोचक बना सकते हैं। और देखिए एक और चीज़ है मेरा अपना मानना है कि रेडियो, एक तो क्या पांडित्य झाड़ने की जगह नहीं है, भाषा का बहुत ज्ञान बघाड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपके हर तरह के श्रोता हैं, तो सबको आसानी से आपकी बात समझ में आ जाए। और जब मैं इंटरव्यू लेने जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे खाली घड़ा होकर के जाना चाहिए वहाँ पर, आम आदमी बन करके, तब तो बातें आती हैं भीतर। और जब मैं पहले से मान के चल रहा हूँ कि इनसे तो ज़्यादा मैं बहुत गुणी हूँ और बहुत मेरे आगे तो कोई है ही नहीं, तब मैं ना तो कभी सीख पाऊँगा, ना वो बातें मेरे भीतर जा पाएंगी। तो इसलिए पहली बात है कि आपको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे तो अगर वॉचमैन भी कोई बता रहा है, या कोई आम चलते आदमी ने भी कहा कि साहब ऐसा करना चाहिए, तो ज़रूर सुन लेनी चाहिए उसकी बात, क्योंकि एक ब्रॉडकास्टर जो होता है ज़िंदगी भर स्टूडेंट होता है और आपको हर रोज़ एक नई बात सीखने को मिलती है। चाहे आप जर्नलिज्म के प्रिंट मीडिया में रहें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहें, रोज़ आपके लिए एक नया सवेरा है, एक नया रोमांच है। तो आप अगर उस चीज़ को एंजॉय करते हैं तो ज़िंदगी भर, देखिए एक तो होती है नौकरी और एक होती है इबादत। अगर आप अपनी नौकरी की इबादत करना सीख गए ना, तो आप भरपूर उसका आनंद लेंगे, समझे। और हमने उसको, अपनी नौकरी को इबादत की तरह लिया।
कभी ये नहीं देखा कि, क्योंकि हिंदुस्तानी जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको ना भूख भी, लंच भी वो घड़ी देख के करते हैं। अरे 1:30 बज गया, अरे खाने का टाइम हो गया। भूख लगी हो ना लगी हो, समझे क्यों। और जैसे वो 5:20 दिखते हैं, घर जाने का टाइम हो गया। मुंबई में तो ऐसे ही, आप 2 दोस्त बात कर रहे हैं, वो घड़ी देखते रहता है, यार 5-10 की लोकल निकल जाएगी, दोस्ती गई भाड़ में, वो निकल लेते हैं। तो आपको हमने लेकिन कभी ये वक्त नहीं देखा कितने बजे हैं। मैं तो स्टूडियो में कितनी बार ये उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम की एडिटिंग के दौरान वहीं सो गए हैं। वहीं वो हमारा जो वो कैंटीन बॉय चाय बना करके ला के देता था, उसका रीज़न ये था कि हम अपने प्रोग्राम में इतना डूब जाते थे, इतना आनंद लेते थे। तो जब आप खुद पहले आनंद लेना सीखेंगे तो आप दूसरों को आनंद दे पाएंगे, ये मेरा कहना है। तो मैंने मोटे रूप में आपको जो बातें बताई, क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ ना बाहर ना हो लेकिन ध्वनि का बहुत बड़ा विज्ञान भारत का है, और भारत का शास्त्रीय संगीत जो राग रागनियों का जो एक विज्ञान सम्मत उसका एक विधान है, अब वो ऐसे ही नहीं है। हर राग का एक असर पड़ता है, तो आपके बोलने का भी असर पड़ता है। क्योंकि हम शुरू में यहाँ 2-3 लोगों ने चर्चा की कि शब्द ब्रह्म है, और वो है वो इसी विराट ब्रह्मांड का एक अंश है। जो शब्द आप बोलते हैं ना, वो ऊर्जा नष्ट होती है, वो उसका रूपांतरण हो जाता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होते। तो आपकी शब्द ऊर्जा जो है ये हमेशा बनी रहे, और वो तब काम आए कि एक हारे हुए आदमी के भीतर नई उम्मीद का संचार करे, ज़िंदगी से निराश एक आदमी के मन में आशाएं जगाए, वो ऊर्जा आप पैदा करें। आपकी लेखनी में वो ताकत हो, आपके बोलने में वो ताकत हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का, अपने गुरुजनों का, यहाँ के कुल गुरु जो उनका, आप सबका, कि मुझे यहाँ आप सब ने बोलने का मौका दिया। मौसम ने मेरे गले पर थोड़ा सा असर छोड़ा है, मुंबई में बहुत इसका वायरल का असर है, तो वो थोड़ा सा गला भी मेरा बैठा हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बातें कही वो उन्होंने आपके हृदयों को छुआ होगा। प्रणाम।